दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप ऐसी न्यूज लेकर आए हैं जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों 2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिली है। जी हां, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लग गया है। कल सुबह हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं। जी हां, इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से पानी और मट्ठा आया। जी हां, बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वे अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आएगा वे पानी नहीं पिएंगे। अब शुक्रवार सुबह गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने कहा है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया है और हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। जी हां, आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीते दिन पानी की सुविधा बंद कर दी गई। जी हां, साथ ही यहां पर खड़े अस्थायी शौचालय को भी हटा दिया गया था। हालांकि जो बिजली पहले काटी गई थी उसे वापस जोड़ दिया गया था। शुक्रवार सुबह से ही धरना स्थल पर कई राज्यों के किसान लगातार पहुंच रहे हैं। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वे आज ही यानी कि 30 जनवरी को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी हां, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा है कि वे महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगंज सिद्धि में ही किसानों की कई मांगों को लेकर अनशन शुरू करेंगे। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच अन्ना हजारे का अनशन सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। बहरहाल अन्ना हजारे ने बयान जारी करते हुए अपने समर्थकों से यह भी अपील की है कि वे जहां पर हैं वहीं इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। अन्ना हजारे ने अपने बयान में किसान आंदोलन का भी जिक्र किया है और कहा है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उससे वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि शांति किसी भी आंदोलन की शक्ति होती है, अशांति आंदोलन को खत्म कर रही है। 84 साल के अन्ना हजारे के अनुसार वे 2018 से केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने की विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाने के बाद भी इसे तवज्जो नहीं दिया गया है। दोस्तों गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड रैली में हुई हिंसा के बाद कमजोर नजर आने लगे किसान आंदोलन में नया मोड़ आता दिख रहा है। जी हां, गुरुवार को राकेश टिकैत सहित कई अन्य किसान नेताओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा था। जी हां, वही कई किसानों के घर लौटने की भी खबरें सामने आने लगी थी। हालांकि शाम को भावुक यानी कि राकेश टिकैत रो पड़े। जी हां, उसकी इस भावुक बातों के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया है। जी हां, प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रात तक हटने का अल्टीमेट दिया था, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वे आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, भले ही प्रशासन कोई भी कदम उठा ले। जी रिपोर्ट के अनुसार राकेश टिकैत के टीवी पत्रकारों से बात करते हुए भावुक हो जाने के दृश्यों के बाद किसान आंदोलन में नया ट्विस्ट आया। जी इसके बाद देर रात तक हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। वहीं गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल में भी कमी आ गई। पीएसी जवानों को भी गाजीपुर बॉर्डर से हटा दिया गया। दोस्तों जैसे जैसे समय गुजर रहा है टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है। 4G नेटवर्क के बाद अब सभी को भारत में 5G नेटवर्क का इंतजार है। वहीं इस इंतजार के बीच देश के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा कर दी है। जी हां, एयरटेल हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। जी हां, कंपनी ने लाइव डेमो का वीडियो भी शेयर किया है। 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एर्सकॉन के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जी हां, किसान आंदोलन के 65वें दिन शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और फिर स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी हां, जानकारी के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग प्रदर्शनकारी किसानों पर वहां से जाने और फिर बॉर्डर खाली करने का दबाव डाल रहे थे, जिस पर उनके बीच झड़प हो गई। आंदोलनकारी किसानों में से एक ने बताया कि प्रदर्शन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव को दूर करने और फिर उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सिंगू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहती तो फैसला बहुत जल्द हो जाता। अगर मुद्दे का हल नहीं होता तो फिर गाजीपुर बॉर्डर पर यूं ही आंदोलन जारी रहेगा, चलता रहेगा और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द नहीं कर देती।
दोस्तों, कल संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। जी हां, इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई मुद्दों का जिक्र किया, जैसे कोरोना संकट से लेकर सीमा पर तनाव संबंधित मुद्दे उनके अभिभाषण में शामिल थे। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को दुखद बताया। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। दोस्तों, कभी किसान आंदोलन तो कभी बर्ड फ्लू के चलते अंडा बाजार कमजोर पड़ता जा रहा है। रही सही कसर अंडे की डिमांड कम होने से पूरी हो गई है। जी हां, नतीजा यह हुआ कि पोल्ट्री फार्म में अंडा जमा होता चला गया। जानकारों के मुताबिक आज की तारीख में 200 से 250 अंडा जमा हो गया है। अब बाजार में ना तो अंडे की डिमांड आ रही है और ना ही अभी तक अंडे के रेट में सुधार आया है। बर्ड फ्लू के करीब हफ्ते हो हल्ले के बाद अभी तक अंडा और चिकन बाजार में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जी हां, अभी भी बहुत सारे लोग बर्ड फ्लू के डर से अंडा और फिर चिकन नहीं खा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में अंडे की डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड नहीं होने पर पोल्ट्री फार्म मालिकों को अंडे के अच्छे दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को लाल किले के अंदर किसने जाने दिया? उन्हें क्यों नहीं रोका गया? अब किसानों के साथ मारपीट की जा रही है। सरकार ये ठीक नहीं कर रही है। जी ये बातें हम नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी है और उपरोक्त ये सभी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि इस देश के लोगों को तीनों कृषि कानून को समझना चाहिए। पहला कानून देश के मंडी सिस्टम को खत्म कर देगा। दूसरा कानून देश के 3-4 बड़े बिजनेस को यह आजादी देगा कि वे लाखों टन अनाज जमा कर सकते हैं। तीसरा कानून अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकेगा। जी हां, यानी कि किसानों को जो भी दिक्कत होगा उस दिक्कत को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने देश के किसानों के संबंध में केरल में बात की है। इस देश में अब तक किसानों को ठीक से यह कानून समझ में नहीं आया है। यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा। इस नए कानून से सिर्फ किसान गुस्सा ही नहीं है, इस देश के युवा है जिनका रोजगार छीना गया है। यह आंदोलन तेज होगा। मैं प्रधानमंत्री से यह कह रहा हूं कि इससे देश का नुकसान होगा। कानून वापस ले लीजिए। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत लगातार चीन को मात दे रहा है। दुनिया भर से लगातार भारतीय वैक्सीन की मांग बढ़ रही है। चीन की तुलना में भारतीय वैक्सीन की क्षमता को ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। जी हां, सूत्रों ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की सप्लाई के दौरान भारत के विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी तमाम देश भारतीय वैक्सीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही वैक्सीन की सफलता दर से भी दुनिया देखकर आश्वासित है। जी हां, सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन की मांग लगातार हो रही है। जी हां, अनुदान के तौर पर कुछ देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब व्यावसायिक स्तर पर भी मांग तेज हो गई है। सूत्रों ने कहा है कि सार्क देशों, बिस्मटेक सदस्यों के अलावा कई अफ्रीकी और यूरोपीय देश, मध्य और पूर्वी एशिया के देश भारत से वैक्सीन पाने की होड़ में लगी हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा सीधे कंपनियों को ऑर्डर दिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन भी अब दुनिया के विभिन्न देशों की डिमांड लिस्ट में है। दोस्तों, भारत में तंबाकू नियंत्रण कानून में संशोधित को लेकर कई बार मांग उठी है। जी इसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन को कंट्रोल करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम यानी कि कोटपा में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। जी अगर इसमें आप खुले में सिगरेट पीते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। जी हां, इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसरों और फिर उसके आसपास सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद यानी कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालान करने का नियम था। यह चालान 200 रुपए का रखा गया था। जहां दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर और फिर उसके आसपास को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन अब इस नए संशोधन में किसी के सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपए की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही इसमें तंबाकू की खरीद बिक्री की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का नियम शामिल किया गया है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट सहित एयरपोर्ट आदि स्थलों पर अलग अलग स्मोकिंग जोन का प्रावधान खत्म किया गया है। जबकि पहले होटल और हवाई अड्डे पर स्मोकिंग एरिया बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। और अब इन जगहों पर अगर सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको 200 रुपए की जगह 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
दोस्तों, सड़कों पर जब हम अपनी तेज बाइक या कार दौड़ाते होते हैं और जैसे ही सामने कोई गड्ढा दिखता है तो हम गति को यानी कि स्पीड को धीरे करके उस गड्ढे के किनारे से अपनी गाड़ी के पहियों को निकाल देते हैं। हम सभी के गांव कस्बों वाले सड़कों पर दर्जनों गड्ढे दिखे होंगे और हर बार वहां से गुजरते वक्त हम अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर छोड़कर ब्रेक दबाकर सरकार और प्रशासन को कोसते हुए किनारे से निकल जाते हैं। मगर क्या इतने भर से काफी है? क्या वाकई हम अपने देश और फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं? शायद नहीं। जी हां, देश के प्रति सबसे बड़ा धर्म होता है नागरिकता का धर्म, और इस धर्म को सरकारी व्यवस्था के कारण अपने बेटे को गंवाने वाला एक पिता कई वर्षों से निभा रहा है। जी हां, आप नहीं निभा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस धर्म को निभा रहा है। एक जानलेवा गड्ढे की वजह से अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देने वाले मुंबई के दादा राव बिलहोरे ने एक मुहिम शुरू की है। मुहिम मुंबई की सड़कों पर दिख रहे सारे गड्ढों को भर देने की है। जी हां, देश आज दादा राव बिलहोरे को पाल होल्ट दादा के नाम से भी जानते हैं, जो दूसरे को अपने बेटे के खोने के दर्द से बचा रहे हैं। जी हां, 28 जुलाई 2015 मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। दादा राव बिलहोरे का 16 साल का बेटा प्रकाश 11वीं के लिए कॉलेज में दाखिला लेकर बाइक से घर लौट रहा था। प्रकाश के साथ उसका चचेरा भाई राम था, जी हां, जो बाइक चला रहा था। बारिश के चलते सड़कें पानी पानी हो गई थी। जी हां, इस बीच एक गड्ढा आया, बाइक का पहिया उसमें पड़ा और फिर दोनों बाइक के साथ सड़क पर नीचे गिर गए। राम को हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन प्रकाश नहीं बच सका। जी हां, वो इस दुनिया को अलविदा हो गए। दादा राव बिलहोरे ने उम्मीदों से भरे अपने बेटे को खो दिया। प्रकाश के इस दुनिया से चले जाने के बाद पिता दादा राव ने आंसू पूछे और मुंबई की सड़कों पर दिख रहे गड्ढों को भरने के लिए अकेले ही निकल पड़े। जी हां, बाद में उन्हें कई लोगों का साथ मिला और मुंबई में उन्हें नाम दिया पॉट होल दादा। जी हां, दादा राव बिलहोरे कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरा बेटा तो सुबह घर से ही निकला था, गड्ढे में गिरा और फिर वापस नहीं आया। मैं किसी और के बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हर बेटा घर लौटे, मैं सारे गड्ढे भर दूंगा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने उन ग्राहकों को आगाह किया है जो अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली लोन स्कीम के झांसे में आते हैं। जी एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिक्योरिटी टिप्स जारी करते हुए ग्राहकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में ग्राहकों को ऐसे ऐप से बचने के लिए उपाय बताए हैं। जी हां, एसबीआई समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर बैंक की स्कीमों के अलावा कई और अहम बातों के बारे में भी बताती रहती है। जी हां, एसबीआई की तरफ से ऐसे समय में ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है जब कई फ्रॉड कॉल्स के जरिए धोखाधड़ी की कोशिश तेज की जा रही है। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जालसाज इंस्टेंट लोन ऐप्स से सावधान रहें। प्लीज किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो अनाधिकृत है, और ना ही अपनी कोई भी जानकारी ऐसी किसी भी ऐप्स पर दर्ज करें जिसे एसबीआई के या फिर दूसरे बैंक के तौर पर बताया गया है। एसबीआई के मुताबिक ये ऐसे लिंक्स होते हैं जिन पर से यूजर्स का प्राइवेट डाटा लीक हो सकता है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब अलग थलग पड़ने के बाद एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई उसने आंदोलन को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। जी हां, कुछ किसान संगठन खुद को आंदोलन से अलग भी कर चुके हैं। इस किसान आंदोलन में जिस भी किसान नेता के बारे में बात होती है तो सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम आता है। जी हां, राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में थे। जी हां, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, चुनाव भी लड़े, एक नहीं बल्कि 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उसको हार मिली, पर हिम्मत नहीं हारी। 2 महीनों से चल रहे इस किसान आंदोलन को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं इस किसान नेता के बारे में, यानी कि राकेश टिकैत के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी। तो राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। उनकी पहचान ऐसे व्यवहारिक नेताओं की रही है जो धरना प्रदर्शन आंदोलनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात सरकार के सामने रख रहे हैं। वे इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के कमान संभालते हैं। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई एलएलबी की है। यह वर्ष 1992 में दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। वर्ष 1993-94 में दिल्ली के लाल किले पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। यह सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए उन पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे अपने पिता और भाई बंधुओं से आंदोलन खत्म करने को कहे। इस स्थिति में राकेश टिकैत किसानों के साथ खड़े हुए
और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। जी हां, नौकरी छोड़कर राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में सक्रिय हो गए। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू की कमान संभाल ली। जी हां, राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई के दौरान 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने तब गन्ना जलाकर विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के समुचित विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। जी हां, इनमें से कई ऐसी योजना भी है जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जी हां, सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को पैसे दे रही है, जिसकी मदद से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी अब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनसे लोगों को पैसा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में। यह योजना उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुई है जो खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। जी हां, इस योजना में सरकार कम ब्याज और कम शर्तों के साथ लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है। जी हां, इसमें 3 श्रेणी शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन दिया जा रहा है। अभी तक इसमें 27 करोड़ अकाउंट खोले गए थे और इसमें 68% महिलाओं को लोन दिया गया। अभी तक 14 लाख करोड़ लोन के रूप में दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य हर बैंक शाखा की ओर से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के महिला उधारकर्ताओं को नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के रूप में दिए जाते हैं। जी हां, साथ ही इससे सरकार महिलाओं, SC, ST और फिर OBC के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। जी हां, इसमें अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिल चुका है। जी हां, और 23,827 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के बारे में। तो CGS भी एक सरकारी योजना है, यानी कि क्रेडिट फंड स्कीम, जिसके माध्यम से बिजनेस लोन दिया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए लोन दिया जाता है। तो इसमें गारंटी कवर भी दिया जाता है। इसके माध्यम से अलग अलग स्तर पर लोन दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कौशल विकास योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत लोगों को रोजगार के लिए लोन नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है। इसमें युवाओं को अलग अलग फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है, जिससे वे अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कौशल विकास केंद्र भी खोले गए हैं हर एक जिले में। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वनिधि योजना के बारे में। तो सरकार हर वर्ग के लिए लोन स्कीम लेकर आ रही है। इस योजना के जरिए देश के रेहड़ी और पटरी वाले यानी कि छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें लोगों को छोटे बिजनेस के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे 1 साल के अंदर वापस करना होता है। जी हां, अब अन्य योजना के बारे में बात करें तो सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें वेंचर कैपिटल स्कीम, NCES रिफाइनेंस स्कीम, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम आदि शामिल है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।